भौतिक विज्ञान का भाग दूसरा लेकर के आया हूँ। इसमें भी मैं कुल 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के लेके आया हूँ। इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से ज़्यादातर जो प्रश्न है वो राशियों से संबंधित हैं। कुछ इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी प्रश्नों को सही जवाब देंगे और आपको आता होगा तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर नहीं आता है तो आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप इन प्रश्नों की जैसे या ऐसे प्रश्नों को पूछे जाने पर आप उन्हें सही से सॉल्व कर सकें। इस वीडियो की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे उपलब्ध करा दी जाती हैं और ये सेशन चल रहा है। भौतिक विज्ञान का पहला पार्ट मैंने करा दिया है। इसके अलावा मैंने भूगोल का भी पार्ट कराया है, इतिहास का भी कराया है। तो सारे विषयों से महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को मैं डेली बेसिस पर लेके आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी चीज़ों को लाभ उठाएंगे और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करेंगे। चलिए चलते हैं, आज के अपने स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न को। लेकिन उसके पहले बता दूं कि आप मुझे मेरे फेसबुक चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, ट्विटर पे ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो की पीडीएफ और लिंक के लिए ये टेलीग्राम चैनल है और इसका लिंक पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे ज्वाइन करिए। वहाँ पे मैं वीडियो के लिंक और पीडीएफ दोनों ही दे देता हूँ। और अगर आपको डायरेक्टली लिंक चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे वीडियोज अपलोड हो जाती हैं, जनरली मेरी वीडियोज जो होती हैं दिन में 2 बजे प्रीमियर हो जाती हैं या फिर 7 बजे, है ना। तो ये 2 टाइम होता है जिसपे ये प्रीमियर होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप उन दोनों ही टाइम पर लाइव आकर वीडियो को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। और हमारा पहला प्रश्न है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है ना। एसआई मात्रक से पूछा गया प्रश्न है, यंग प्रत्यास्था गुणांक को लेकर के है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं, आपको आते हैं, तो वीडियो को पॉज करिए, उसको सॉल्व करिए और उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। कितने सही प्रश्न होते हैं 20 में से, वो टोटल स्कोर भी आप मुझे जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों का समान बीमीय सूत्र है ना। बीमीय सूत्र क्या होता है कि देखो, इनका कुछ एसआई मात्रक होता है, कुछ बीमीय सूत्र होते हैं। ठीक है, जैसे बल और दाब की बात करें तो बल का जो होता है वो, और दाब का जो होता है, जैसे बल का ऐसा मतलब न्यूटन होता है, दाब का पास्कल होता है। तो इनके लिए क्या विमीय सूत्र अलग हो जाएगा। लेकिन कार्य ऊर्जा का जूल ही होता है, आवेग और समय का मीटर पर सेकंड ही होता है। भार और बल की बात करें तो न्यूटन ही होता है। तो इस तरीके से ये सब सेम हो जाएंगे। बल और दाब जो होते हैं उनका विमीय सूत्र अलग अलग होता है। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। खगोलीय इकाई किस चीज से संबंधित है ये बताना है। क्या ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को दर्शाता है, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को दर्शाता है, या सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी को दर्शाता है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ना वो सूर्य और पृथ्वी की दूरी को बताता है। एक्चुअली पृथ्वी से सन की जो दूरी है ना वो लगभग 15 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, और इस डिस्टेंस को कहा जाता है एक खगोलीय इकाई, है ना। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहा जाता है। वैसे ही दूरी नापने की जो इकाई होती है वो पार्सेक भी होती है, जो 2 ग्रहों के बीच की दूरी को मेजर करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये प्रकाश वर्ष, है ना, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर जिसे बोलते हैं, प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई होती है, जिसमें सन की लाइट 1 सेकंड में कितना, 1 साल में कितना दूर जाती है, वो होता है प्रकाश वर्ष। तो कुल मिलाकर इस तरीके के बहुत लंबी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी अबीमीय सूत्र है। अबीमीय मतलब जिससे कोई बीमा ही नहीं है। तो अबीमीय सूत्र में कोई बीमा ही नहीं है, तो इसका आंसर आपको क्या देना चाहिए, विकृति, है ना। विकृति क्या है, अबीमीय सूत्र है और इसमें इसकी कोई बीमा नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि और अदिश राशि से आपको पता होना चाहिए। सदिश राशि वो होती है जिसमें सदिश राशियों में द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान तथा दिशा दोनों होता है ना, मास और डायरेक्शन। जिसमें मास और डायरेक्शन दोनों होते हैं उसे हम सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान होता है, दिशा नहीं होता है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पे सदिश नहीं बताना है, यानी कि अदिश राशि को बताना है। तो यहाँ पर कौन हो जाए, देखो संवेग एक सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, कोणीय वेग भी सदिश राशि है, द्रव्यमान यहाँ पर एक अदिश राशि है, क्योंकि द्रव्यमान के लिए सिर्फ क्या चाहिए, मास चाहिए, इसलिए ये मास ही सिर्फ इसके पास है, यानी कि द्रव्यमान ही है, और ये एक अदिश राशि है।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, अदिश राशि है, अदिश राशि कौन सी है अभी बताएं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मास हो, डायरेक्शन नहीं हो, डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, वहां पे दिशा का कोई मतलब नहीं है। तो बल आघूर्ण में दिशा की जरूरत होती है, संबंध में होती है। ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है, आप इनको याद कर सकते हैं। सदिश और अदिश राशियों की लिस्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है और उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। आप मेरा एक वीडियो आता है जिसमें जीके का डोज एक हर रोज, इस वाले वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर जाकर देखिए। हालांकि थोड़ी पुरानी वीडियो है तो आपको मिल जाएगी वो, आप उसे जाके देखिए। मैंने उनके ट्रिक भी बताए हैं कि अदिश राशि और सदिश राशि को याद करने का ट्रिक क्या होते हैं, वो भी मैंने वहां पे बताया है, तो आप उसे जरूर जाकर देखिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है ना, सदिश राशि के बारे में बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि सदिश राशियां क्या होती है, जिसमें वेग और द्रव्यमान दोनों होती है, तो वो क्या हो जाएगा, समवेग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, सदिश नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे आयतन जो होता है वो सदिश राशि नहीं होती है, बाकी वेग, विस्थापन और बल ये सब सदिश राशियां हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, कौन सी राशि सदिश है, वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। तो देखो लंबाई के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, मात्रा है, समय भी मात्रा है, द्रव्यमान के लिए मात्रा की जरूरत है, वेग जो होता है वो एक सदिश राशि होती है, और इस तरीके से आंसर सही हो जाएगा। चलिए अपने 10वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं, जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। व्युत्पन्न परिभाषा नहीं मतलब, देखो दो तरह की राशियां होती हैं, एक होती है व्युत्पन्न राशियां और एक होती है साधारण राशियां। साधारण राशियां वो राशियां होती है स्टैंडर्ड यूनिट, जिनका जो बीमा होता है वो किसी की हेल्प से नहीं होता, वो स्वतंत्र होती है। जैसे द्रव्यमान की बात करें तो उसका मास होता है, ठीक है, और अगर हम समय की बात करें तो सेकेंड होता है, टेम्परेचर की बात करें तो केल्विन होता है। ये स्वतंत्र राशियां हैं, ठीक है, स्वतंत्र राशियां होती हैं। वहीं अगर हम व्युत्पन्न राशि की बात करें तो उनका जो है वो अलग, जैसे कि क्षेत्रफल की बात करें कि क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल का मात्रा क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। तो लंबाई गुणे लंबाई के लिए 1 मीटर और दूसरा चौड़ाई के लिए भी मीटर, तो मीटर और मीटर मिलकर क्या बन जाएंगे, मीटर स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है, मीटर स्क्वायर बन जाएंगे। तो इस तरीके से ये दोनों क्या है, ये दोनों चीजें मीटर पे डिपेंड कर रही हैं, है ना, लंबाई की जो बीमा है उसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं, और जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती उसे हम व्युत्पन्न राशियां नहीं बल्कि साधारण राशियां कहते हैं। तो यहाँ पर जो व्युत्पन्न राशियां नहीं है वो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो होता है मोल होता है, ठीक है, द्रव्यमान का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मोल होता है, MOL या फिर MOLE लिख देते हैं। चलिए तो 10 प्रश्न मैंने यहाँ पे करा दिए हैं, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा आपको, तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से मेरा मोटिवेशन हाई होता है, और मैं और भी अच्छे इस तरीके के वीडियोस लेकर के आया करूंगा, और भी अच्छे प्रश्नों का संकलन मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, जिससे आपके एग्जाम में काफी ज्यादा योगदान मिलेगा, आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आगे वाला जो पेपर होने वाला है, जैसे कि RRB NTPC का होने वाला है, CHSL का होने वाला है, CGL का होने वाला है, MTS का होने वाला है, PET का पेपर होने वाला है, तो इन सभी पेपर्स में जीके का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और काफी ज्यादा इनका वेटेज भी है। तो विज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे या फिर भूगोल, इतिहास, सारे प्रश्नों को मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। रोजाना आपको जीके का प्रश्न यहाँ पर मिलेगा, कुल 20 प्रश्न होंगे, जिन्हें आप सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस और तथा याद दोनों कर पाते हैं। तो ऐसे में अगर इतनी सारी मेहनत हमारी तरफ से की जा रही है तो डेफिनेटली आपको भी थोड़ा सा बस लाइक करने की जरूरत है, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने की जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बस इतना सा कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। देखो त्वरण क्या होता है ना, त्वरण क्या होता है कि जब कोई जो बॉडी हो वो उसे एक्सेलरेट किया जा रहा है, मतलब उसका स्पीड बढ़ाया जा रहा है, तो जिस स्पीड से वो बढ़ती जा रही है वो डायरेक्ट उसी स्पीड से हमेशा ही बढ़ रही है, तो ऐसे में ये क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। और इसका अगर हम बार ग्राफ बनाते हैं तो त्वरण का एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात करें तो कुछ इस तरीके से इसका बार ग्राफ बन जाता है, ठीक है, जिसमें कोई बॉडी एक समान गति से उसकी गति जो होती है वो बढ़ती रहती है, ठीक है, उसे हम त्वरण कहते हैं। त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, त्वरण को A से डिनोट करते हैं, है ना, और फाइनल वेलोसिटी यानी कि V माइनस U यानी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन T यानी कि टाइम, ठीक है, तो ये होता है इसका फॉर्मूला, तो इसका आंसर हो जाएगा A, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, आगे देखते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है ना, संवेग और वेग के अनुपात से। देखो संवेग बराबर क्या होता है,
संवेग जो होता है वो मास यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान गुणे वेग को हम संवेग कहते हैं और इसका अनुपात बताना है द्रव्यमान गुणे वेग बटे में वेग। वेग यानी कि v, तो v से v कट जाएगा और इस तरीके से बचेगा क्या, मास यानी कि द्रव्यमान। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो द्रव्यमान हो जाएगा। तो संवेग और वेग के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। ठीक है, तो प्लांक के अचर में जो होता है वो कोणीय गति का आयाम होता है। ये आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन आवर्त क्या होगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम एक झूले की बात करें और इसमें एक झूला लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे झूला लगा तो झूला क्या होता है, पहले पीछे जाता है, फिर यहाँ तक जाके स्टॉप हो जाएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा और यहाँ आगे तक जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से स्टॉप होगा, फिर यहाँ से चला जाएगा। तो ये इस तरीके से चला जाता है। तो इसके अगर हम आवर्त की बात करें तो झूला क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है और ऐसे में अगर कोई बच्चा यहाँ बैठा हुआ है और वो अचानक से खड़ा हो जाए तो क्या होगा, तो खड़ा होने पर क्या हो जाएगा, इसका आवर्त काल जो होगा वो कम हो जाएगा। क्योंकि आवर्त काल क्या होता है, देखो एक बार झूला यहाँ जाने और वापस आने में, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने और यहाँ तक वापस आने में जो टाइम लगा है उसे एक आवर्तकाल बोलते हैं और ये टाइम कम हो जाएगा क्योंकि खड़े होने से झूले की स्पीड बढ़ जाती है और ऐसे तरीके से ये कम दूरी कम समय में आवर्त को पूरा कर लेगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, घूर्णन करती एक गोल में पर अचानक से एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज की कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो कोणीय वेग यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, कोणीय वेग यहाँ पर बढ़ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए। चलती हुई वस्तु, देखो चलती हुई वस्तु के अंदर क्या होता है, मोमेंटम होता है ना। मोमेंटम को हम यहाँ से u से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल U से डिनोट करते हैं और u इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर मतलब m मतलब द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। तो मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है जिसमें बोला गया कि अगर वेग को दोगुना कर दिया जाए, वेग को दोगुना यानी कि v की गति v को दोगुना कर दिया जाए, तो देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा है ना, तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कुल मिला क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यानी कि अगर वेग को दोगुना करेंगे तो वहां पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। अगर वेग को 4 गुना किया जाता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो 16 गुना हो जाएगी। तो इसलिए स्क्वायर के फॉर्म में ये इंक्रीज करता है क्योंकि ये फॉर्मूले में v पे क्या लगा है, स्क्वायर लगा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं अपने प्रश्न को, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, देखो द्रव्यमान और भार में बताया जा रहा है अंतर होता है, यानी कि कोई वस्तु अगर पृथ्वी पर है, ठीक है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसे आपने कहाँ पे रखा है, इक्वेटर पे रखा है। ठीक है, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी पर ये वस्तु है जो भूमध्य रेखा पर आपने इसी रखी हुई है, तो इसका जो द्रव्यमान होगा और इसका जो भार होगा वो जो भी हो समान होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको उठा करके आप कहाँ पे लेके चले गए, पोल पर, तो देखो पोल पे ले जाओगे, पोल पे लेके अगर इसको आप चले गए तो इसका जो मास होगा ना यानी कि द्रव्यमान होगा वो तो पहले जितना ही रहेगा, क्योंकि जिस मटेरियल से ये बना हुआ है वो मटेरियल इसमें ऑलरेडी रहेंगे ही, तो मास में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन इसके भार में परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं वहां पर जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने की वजह से वहां पर क्या हो जाता है कि इसका मास कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार में परिवर्तन हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, यदि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब उस तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो, ये कौन सा नियम है ना। तो पता होना चाहिए कि ये न्यूटन गति का प्रथम नियम है, जिसमें न्यूटन ने ये बताया था कि अगर कोई वस्तु वेग में है तो वो वेग में ही रहेगी, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहेगी, है ना। तो ये तब तक होगा जब तक इस पे कोई बाह्य बल इसके ऊपर आरोपित ना हो जाए। ठीक है, यानी कि हम स्पेस में बात करते हैं जहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो कोई वस्तु अगर एक बार चलना शुरू करती है तो वो हमेशा के लिए चलना शुरू कर देती है, वो कभी भी रुकेगी नहीं। ठीक है, जब तक कि उस पर किसी भी तरह का बाह्य बल न लगाया जाए, और कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो हमेशा ही रुकी रहेगी। ठीक है, तो ये न्यूटन गति का प्रथम नियम है जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है जो आज का आखिरी दूसरा सवाल है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। असंतुलित बल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉक्स है, ठीक है, और इस बॉक्स को इधर से फोर्स लगाएगा कितने का, 5 न्यूटन का,
ठीक है। इधर से फोर्स लगाया गया 5 न्यूटन का और इधर से भी फोर्स लगाया गया इसके ऊपर 5 न्यूटन का, ठीक है। 5 न्यूटन का फोर्स इधर से, 5 न्यूटन का फोर्स इधर से, तो ये वस्तु किस दिशा में जाएगी? क्या ये इधर जाएगी या इस दिशा में जाएगी? मेरे ख्याल से ये किसी भी दिशा में नहीं जाएगी, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं। ये वाला इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये वाला इस डायरेक्शन में लग रहा है और दोनों ही फोर्स बराबर है, इसलिए वस्तु कहीं जाएगी नहीं। तो इसलिए 5 - 5 मतलब यहाँ 0 न्यूटन, तो कुल मिला के 0 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो ऐसे ही अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कुल कुल लगने वाला बल को अगर ज्ञात करें और वो 0 है, तो उसे कहते हैं क्या? संतुलित बल, ठीक है। और वस्तु तब तक मूव नहीं करती जब तक उस पर असंतुलित बल ना कार्य करे। यानी कि अगर अब इधर से मान लीजिए 15 न्यूटन का फोर्स लगाया गया और इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, तो 15 - 5, तो इस तरफ जो है 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और ये वस्तु इस दिशा में चली जाएगी। तो यहाँ पर अब ये जो बल कहलाएगा वो असंतुलित बल कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि असंतुलित बल किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है, जिस तरफ बल ज्यादा होगा वो उसी दिशा में वस्तु चल देगी। चलिए आगे देखते हैं आज का आखिरी सवाल, जिसमें पूछा गया है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रक्रिया के संबंध बल है। तो देखो न्यूटन गति का तीसरा नियम ये कहता है कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, मान लो ये कोई वस्तु है और इस पर कोई बल लगाया जाए, तो ये वस्तु भी आपकी ओर तरफ आपके ऊपर भी वो बल लगाती है ना। मतलब बल दोनों पर ही लगता है। जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, अगर पानी में आपने कभी नाव को देखा होगा, ठीक है, तो नाव पे अगर आप पैर रखते हो तो वो दूसरी तरफ चली जाती है। या फिर आपने पानी में कभी तैराकी की है, तो जब आप तैराकी करते हो, मान लो ये पूरा का पूरा वाटर है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा वाटर है और इसमें आप तैर रहे हो, तो तैरने के लिए क्या करते हो? अगर आप पानी को पीछे की तरफ धकेलते हो तो यहाँ पर आप तब आगे जाते हो, पानी को पीछे धकेलोगे तो आप आगे चले जाओगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि न्यूटन गति का तीसरा नियम ये कहता है कि किसी वस्तु पर अगर आप बल लगाते हो तो वस्तु भी आपके ऊपर बल लगाती है। तो ऐसे में ये जो बल होता है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगता है ना। हमेशा ही भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ये बल लगता है और लगना चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आज का आखिरी सवाल का। उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और काफी इंपॉर्टेंट भी हैं, इसलिए आप इसे पसंद करेंगे। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज 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 लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम लाइक आ रहे हैं, बहुत कम व्यूज आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि अगर हमारी मेहनत यहाँ पर हो रही है और हम मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए आपकी। और आप अगर ऐसा कर पाते हो तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील मोमेंट होगा। और थैंक्स अ लॉट। और चलिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे।